चलें सर, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम कंपनीज का। अच्छा, कंपनीज के टॉपिक की हमारे पास ये समरी है। हम बेसिकली यहाँ पर समरी देखने जा रहे हैं ऑफ अ कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, कोई बात। टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। तो अब हम सिर्फ समरी देखेंगे इसकी एंड देन मूव ऑन करेंगे हम अपने क्वेश्चंस पे। वीडियो बनाने का सर सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है ताकि अल्टीमेटली आपके पास एक तरह से पूरा चैप्टर जल्दी से रिवाइज हो जाए। ठीक है, विद फॉर्मेट्स हम देख लेंगे ताकि आपको इंशाल्लाह ताला समझने में आसानी हो जाएगी। सर, कंपनी क्या है? सर, एक कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ अ बिजनेस स्ट्रक्चर दैट इज ओन्ड बाय कौन ओन करता है सर? ये शेयर होल्डर्स ओन करते हैं, हु हैव लिमिटेड लायबिलिटी, जिनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। ठीक हो गई बात। अ लिमिटेड कंपनी है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, सर इनकी आइडेंटिटी सेपरेट लीगल होती है। ठीक हो गई बात। अच्छा, लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है सर? लिमिटेड लायबिलिटी यहाँ पर नीचे डिफाइन किया हुआ है। लिमिटेड लायबिलिटी मींस दैट द रिस्क और लायबिलिटी दैट ईच शेयर होल्डर बेयर इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ द शेयर दे होल्ड। सर, आसान सी बात अगर समझाता हूँ। सर, लेट से एक कंपनी पर अगर कोर्ट का केस होगा, तो लेट से अगर एक बंदा है, सोल ट्रेडर है या पार्टनरशिप है। लेट से यहाँ पर हम बात करते हैं सर, अगर सोल ट्रेडर है और पार्टनरशिप है, सर इनको अपने पर्सनल एसेट्स बेच कर, इनको अपने पर्सनल एसेट्स सेल कर कर जो भी उनका लायबिलिटी लोन होगा वो उनको पे ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन सर, कंपनी के सेल्स में सिर्फ और सिर्फ कंपनी के एसेट बिकेंगे, शेयर होल्डर्स के ओन एसेट नहीं बिकेंगे। देयरफॉर कंपनी एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है जिसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। आई होप ये बात समझ पा रहे होंगे। जरा इस डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। मींस दैट द रिस्क और लायबिलिटी दैट ईच शेयर होल्डर बेयर्स इज लिमिटेड। सर, उनकी जो रिस्क और लायबिलिटी है जो एक शेयर होल्डर बेयर कर रहा है, सर वो लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू दे हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जो भी वो पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी हद तक लिमिटेड है। सर, जो भी पैसे जाया होंगे वो सिर्फ वो पैसे जाया होंगे जो उन्होंने इन्वेस्ट किए। रिस्क सिर्फ उन पैसों का होगा जो कि कंपनी में इन्वेस्टेड है। सर, उनके पर्सनल एसेट लायबल नहीं है टुवर्ड्स द डेट ऑफ द कंपनी। ये बात दिमाग में बिल्कुल बिठा कर रखिएगा कि एक शेयर होल्डर के पास लेट से अपनी पर्सनल ओन कार है, तो सर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी टुवर्ड्स द डेट ऑफ द कंपनी। देयरफॉर ओनली द वैल्यू ऑफ शेयर जो उन्होंने होल्ड किया हुआ, सर वो लायबल होगा टुवर्ड्स द डेट ऑफ द कंपनी, और उसी पर रिस्क भी होगा। सर, शेयर होल्डर कौन होते हैं? सर, शेयर होल्डर पार्ट ओनर होते हैं लिमिटेड कंपनी के। दे आर पीपल और इंस्टीट्यूशन। सर, एक इंसान का बच्चा भी हो सकता है शेयर होल्डर, और सर एक कंपनी भी शेयर होल्डर हो सकती है। सर, क्या मतलब सर? सर, एक कंपनी है एबीसी कंपनी। सर, एबीसी कंपनी, सर एबीसी कंपनी सर ओन कर ले शेयर। सर, एबीसी कंपनी शेयर ओन कर ले किसमें? किसी दूसरी कंपनी में। ठीक है, तो सर ये एबीसी कंपनी इज शेयर होल्डर कंपनी। लेट्स से एबीसी कंपनी होल्ड्स 50% शेयर। किसके सर? एक्स वाई जेड कंपनी के। क्या ये बात समझ आती है? आगे बढ़ते हैं सर। तो और कोई इंस्टीट्यूशन भी शेयर होल्डर हो सकता है, लेट से कोई भी इंस्टीट्यूशन। सर, शेयर क्या होता है? सर, शेयर एक यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है कंपनी में। ठीक है, दीज मेक अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। दे कैन हैव अ नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। सर, 1 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की। सर, अगर आम हालात में एग्जामिनर प्रार वैल्यू ना लिख के दे तो 10-10 रुपीज अज्यूम कर लीजिएगा। ठीक है, कोई बात। सर, डिविडेंड क्या होता है? सर, डिविडेंड वो पोर्शन ऑफ कंपनी का प्रॉफिट होता है जो कि हम शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सर, जो हम रिटेन करते हैं वो हमारी रिटेन अर्निंग कहलाती है। आगे चलकर इस पर बात करेंगे। सर, वो प्रॉफिट जो बांट देंगे वो हमारे पास डिविडेंड होगा। सर, जो रिटेन कर लेंगे वो रिटेन अर्निंग के पोर्शन में चला जाएगा। सर, इक्विटी क्या होती है? सर, इक्विटी होती है टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कंपनी रिप्रेजेंटेड बाय इशूड शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। सर, जो भी हमने कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर्स बेच कर जो भी कैपिटल जनरेट किया, और जो कंपनी के रिजर्व हैं, सर इन सारी चीजों को जब हम ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास इक्विटी ऑफ अ कंपनी आ जाएगी। सर, आगे बढ़ते हैं। सर, शेयर्स की बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। सर, एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, कंपनी में किस तरह से काम हो रहा होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हम ये बात समझने जा रहे हैं। मतलब सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, कंपनी में शेयर्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे? सर, कंपनी में दो तरह के शेयर्स होंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स होगा, प्रेफरेंस शेयर्स होगा। सर, ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होगा सर? जो कि फ्रॉम व्हाट इज नोन एज द इक्विटी ऑफ द कंपनी। सर, ये पर्टिकुलरली इक्विटी की बात करता है। Sir, preference share entitle the shareholders to certain rights which ordinary shares do not enjoy. सर, यहाँ पर ना प्रेफरेंस शेयर दो तरह के होते हैं। एक प्रेफरेंस शेयर होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और एक होता है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर।
यहाँ पर इस चीज को बस याद रख लीजिएगा। एक होता है हमारे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और एक होता है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सर इसका मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब होता है कि लेट से आपके पास अगर एक शेयर को आपने ले लिया, मतलब आपके पास एक बंदा आया, शेयर होल्डर आया, उसने कहा मुझे प्रेफरेंस शेयर दे दो, मुझे वापस उसके पैसे नहीं चाहिए। मैं ये थोड़ी सी इसको और लिख क्लियर भी करके लिख देता हूँ। देखें, यहाँ पर होता है एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और ये होता है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सर नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? एक बंदा आएगा, एक शेयर होल्डर आएगा, वो बोलेगा यार ये लो पैसे, मुझे प्रेफरेंस शेयर दे दो, मैं तुमसे बाद में आके पैसे नहीं मांगूंगा, ये पैसे तुम्हारे, तुम्हारा कैपिटल, ठीक है, तुम अपने पास रख लेना नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को। तो सर ये क्या होगा? सर ये होगा पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो कंपनी का कैपिटल होगा, जिसका मतलब है सर ये वापस नहीं करनी। ठीक है सर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होगा? सर ये रिडीम हो जाएंगे या इनको वापस करना पड़ेगा थोड़े दिन के बाद आकर। तो सर ये कंपनी की एनसीएल यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ पा रही होगी। सर अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स की, तो सर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? टाइटल देयर शेयर होल्डर्स टू सर्टेन राइट्स व्हिच ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय। सर वो राइट्स, वो चीजें जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को नहीं मिल पाएंगी, हमारे पास वो प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेंगी। सर ये होते क्या है प्रेफरेंस शेयर्स? सर प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? सर इसको जरा रीड करते हैं। वोटिंग राइट होंगी, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होंगी। विद एवरी शेयर ओन्ड बाय एन इन्वेस्टर इट गिव्स देम वोटिंग राइट्स एंड कैन पार्टिसिपेट इन कंपनीज डिसीजन मेकिंग। ठीक है सर। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट इंटाइटल्ड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू वोट एट एनुअल जनरल मीटिंग। सर मतलब क्या हुआ सर? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर इंटाइटल्ड टू वोट एट एनुअल जनरल मीटिंग while प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू वोट एट द एनुअल जनरल मीटिंग। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे। सर फिर हमारे पास है डिविडेंड। सर डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इज नॉट फिक्स एंड द कंपनी चॉइस ऑफ गिविंग डिविडेंड इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन कंपनी। सर ये कंपनी के ऊपर होता है, कंपनी इसके रेट को फिक्स नहीं करती। सर ज्यादा प्रॉफिट आएगा ज्यादा डिविडेंड बांट देंगे, थोड़ा प्रॉफिट आएगा थोड़ा डिविडेंड बांटेंगे। वाइल एट प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स होता है। डिविडेंड इज फिक्स विच इज टू बी पेड एट फिक्स टाइम इंटरवल्स। सर मतलब आपको आफ्टर 1 ईयर, जब भी ईयर खत्म होगा, आपको फिक्स रेट से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड पे करना होगा। ठीक है, आगे जाएंगे हम तो हम एक आईएएस पढ़ेंगे, आईएएस 33, वहां पर हम अर्निंग पर शेयर निकालेंगे, जो कि हमारे पास इसी तरह से निकलेगी, डिविडेंड को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड लेस करके। कौन से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का? नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड जो भी होगा वो हम लेस करके अर्निंग निकालेंगे, ताकि हम वो चेक कर सकें ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास टोटल पैसे कितने बचेंगे आफ्टर पेइंग द डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वो भी नॉन रिडीमेबल वाले। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, अच्छा ये जो मैंने अभी बात की है आपके लिए थोड़ी सी इररेलेवेंट थी, इसलिए इस पर अगर ना भी समझ में आए तो इसको इग्नोर मार दीजिएगा। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स विल गेट द डिविडेंड ओनली आफ्टर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को उनके बाद मिलेगा। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स विल गेट द डिविडेंड ओनली आफ्टर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड कंपनीज प्रायोरिटीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सर पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को मिलेगा, बाद में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स वालों को मिलेगा। वाइंडिंग अप, दिस विल रिसीव देयर एसेट शेयर ओनली आफ्टर इट इज शेयर विद प्रेफरेंस शेयर। वाइंडिंग अप का मतलब ये होता है सर जब कंपनी बंद कर दी। सर आपने क्या कहा? सर आपकी कंपनी में लेट्स से, मैं यहाँ पर एक समझा देता हूँ, सर आपके एसेट्स सेल होंगे और एसेट सेल होकर एक अमाउंट आएगा। लेट से एसेट सेल करके आपके पास अमाउंट आ गया 10 मिलियन का। ठीक है, अमाउंट आ गया 10 मिलियन का। सर अब लायबिलिटी पे ऑफ होगी, लायबिलिटी पे ऑफ हो गई, लेट से लायबिलिटी पे ऑफ हुई और वो हो गई मोर देन 10 मिलियन की। यानी कि लेट से 12 मिलियन की लायबिलिटी थी, एसेट से लायबिलिटी थी 12 मिलियन की। ठीक है, और एसेट थे हमारे पास 10 मिलियन के। सर अब यहाँ पर क्या होगा? सर यहाँ पर आपके पास सिंस कंपनी क्या है सर? एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी पे ऑफ होगी 10 मिलियन की। कितने की? 10 मिलियन की। सर बाकी बचे हुए अमाउंट का क्या होगा? सर बचा हुआ अमाउंट जो भी जिस आपको लेट से क्रेडिटर को देना था, तो सर वो क्रेडिटर उसको बेड डेट कर देगा।
ठीक हो गई बात सर। आप बंद हो गए, अब आपके ऊपर यानी कि शेयर होल्डर के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। सर अब क्या होगा? सर अब ये होगा कि आपका दैट इज लेट से क्रेडिटर है, क्रेडिटर को पैसे नहीं मिल पाए 2 मिलियन, तो सर वो क्रेडिटर आपको बैड डेट बुक कर देगा। ठीक है, लेट से आपकी लाइबिलिटी हमने अज्यूम की थी 12 मिलियन थी। सर लेट से लाइबिलिटी थी 8 मिलियन। ठीक है सर, लेट से लाइबिलिटी थी 8 मिलियन। तो सर यहाँ पर 2 मिलियन बच जाएंगे। किसके लिए सर? शेयर होल्डर्स के लिए। सर क्योंकि ये अमाउंट किसके थे? शेयर होल्डर्स के थे। आपके एसेट 10 मिलियन का था, लाइबिलिटी हो गई 8 मिलियन की। तो सर यहाँ पर आपके पास 2 मिलियन बच जाएंगे उन शेयर होल्डर्स के लिए जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी में। तो सर अब वो 2 मिलियन शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर 2 मिलियन कैसे शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होगा? सर सबसे पहले ये 2 मिलियन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक जो भी कंपनी के वाइंडिंग अप के बाद पॉलिसी डिसाइड होगी उस हिसाब से। देन अगर कुछ पैसे बचे तो सर वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स वालों के पास जाएंगे, अगर कुछ पैसे ना बचे तो फिर उनको सिर्फ सबर करना पड़ेगा। सर ऑर्डिनरी शेयर की जो प्राइसेस होती हैं सर वो वेरी करती हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में PSX हो गया सर, यहाँ पर ऊपर नीचे करी होती हैं शेयर प्राइसेस। वाइल प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर फिक्स होती हैं। रिस्क लेवल जो है सर, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में रिटर्न ज्यादा है, रिवॉर्ड ज्यादा है, तो इसलिए रिस्क भी ज्यादा होगा। वहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर में रिस्क लिमिटेड है, इसलिए रिवॉर्ड भी थोड़ा ही होगा। आई होप आप ये मेरी बात समझ पा रहे होंगे। सर अब हम बात करते हैं रिजर्व्स की। सर रिजर्व्स क्या होते हैं? सर रिजर्व्स होते हैं प्रॉफिट प्लग बैक इनटू द बिजनेस। सर हम प्रॉफिट बिजनेस में वापसी री इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लग बैक कर रहे हैं, बिजनेस में वापसी लेकर जा रहे हैं। तो सर ये क्या कहलाएगा आपके पास? सर ये आपके पास कहलाएगा रिजर्व। दे आर नॉर्मली यूज्ड फॉर एक्सपेंशन। ठीक है कोई बात, दे आर नॉर्मली यूज फॉर एक्सपेंशन, फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व। सर इसको समझते हैं अभी। सर रिटेन अर्निंग क्या होती है, जरा ये डेफिनेशन गौर से पढ़िएगा। रिटेन अर्निंग इज द प्रॉफिट दैट इज केप्ट इन द कंपनी एंड नॉट पेड आउट एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। Retained earning is a very important source of finance, is normally used for future growth. It is a reserve. सर क्या कह रहा है? सर ये कहता है ये प्रॉफिट होता है जो कि कंपनी अपने पास रिटेन करती है। कंपनी क्या करती है? सर कंपनी दो काम करती है। सर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, ठीक है कोई बात, सर कंपनी इस प्रॉफिट में से कुछ डिविडेंड के तौर पे पे करेगी, और सर कुछ प्रॉफिट कंपनी रिटेन कर देगी। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे। सर जो कंपनी प्रॉफिट रिटेन करेगी, लेट अब जैसे कंपनी ने लेट से 10 मिलियन कमा लिया, सर कंपनी पूरा 10 मिलियन थोड़ी बांट देगी। सर उसमें बतौर डिविडेंड हो सकता है 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन बांट दे। ठीक है सर, बाकी इस कंपनी सारा प्रॉफिट क्या करेगी? अपने पास रिटेन कर लेगी। सर वो रिटेन अर्निंग में जाकर उसको ऐड ऑन करती जाएगी। और सर उससे क्या होगा? ये एक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो कि नॉर्मली यूज करेंगे हम फ्यूचर ग्रोथ के लिए। सर टोटल इक्विटी क्या होती है? टोटल इक्विटी इज द सम ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एंड प्लग बैक प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व एंड रिटेन प्रॉफिट। आसान सी बात देखिए, मैं वाइंडिंग अप में बता चुका हूँ। वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस ऑफ सीलिंग ऑल द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस, पेइंग ऑफ ट्रेड एंड अदर पेबल एंड एनी लोन्स, देन डिस्ट्रीब्यूटिंग एनी रिमेनिंग फंड बिटवीन द शेयर होल्डर्स। सर वाइंडिंग अप होता है कंपनी का बंद करना। सर कंपनी क्यों बंद होती है? सर आपके पास पैसे ही नहीं है अपने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, तो वो जाकर कोर्ट में केस फाइल करेगा आपके अगेंस्ट और आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। सर दूसरा कंपनी वाइंड अप क्यों होती है? सर लेट से शेयर होल्डर्स कंपनी को बनाते वक्त ये बोल रहे हैं कि यार हम इतने साल के बाद बंद कर देंगे, तो सर वो बंद करनी पड़ जाएगी। और सर लेट से शेयर होल्डर्स किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी बनाए, तो सर आफ्टर कंप्लीटिंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपको कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी। पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? सर मनी दैट अ कंपनी रिसीव फ्रॉम सेलिंग शेयर्स। सर ऑथराइज शेयर कैपिटल समझिएगा, पेड अप खुद ब खुद समझ आ जाएगा। सर कंपनी को बनाने गए, सर कंपनी फॉर्म हुई। एक मिनट रुकिएगा सर, ये गौर से समझिएगा। सर कंपनी हो गई फॉर्म। सर आप एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी ना, सर यहाँ पर ना कुछ होंगे आपके सब्सक्राइबर्स। सर ये सब्सक्राइबर्स जो है ना रजिस्ट्रार को, सर रजिस्ट्रार एक बंदा होता है जो कि कंपनी को रजिस्टर करता है। सर रजिस्ट्रार को बताएंगे कि यार हम मैक्सिमम इतने शेयर इशू करेंगे इस रेट पर। सर क्या मतलब सर? सर वो पार वैल्यू भी बताएंगे रजिस्ट्रार को, और सर वो अमाउंट ऑफ शेयर भी बताएंगे। सर डेफिनेटली ये अमाउंट ऑफ शेयर्स कैन बी इंक्रीज हो सकते हैं एज पर द नीड ऑफ द कंपनी। ठीक है, लेकिन जब कंपनी बना रहे होंगे, जिस टाइम कंपनी की फॉर्मेशन चल रही होगी, तो सर उस टाइम ये बातें
रजिस्ट्रार को बताएंगे और रजिस्ट्रार इसको रजिस्टर करेगा। मतलब क्या हुआ सर, द नंबर ऑफ शेयर दैट अ कंपनी कैन इशू एज स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ इट्स आर्टिकल, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा हुआ होगा आपको इतने शेयर इशू कर सकते हैं आप। तो बस ऑथराइज शेयर कैपिटल वो होगा, पेड अप होगा जो अब तक आपने इशू कर दिए। लेट से आपने कहा यार मैं लेट से 1 लाख शेयर इशू कर सकता हूँ एट हैविंग पार वैल्यू 10। सर अब यहाँ पर आपका ऑथराइज, अब ये ऑथराइज शेयर कैपिटल है। ये क्या है, ऑथराइज शेयर कैपिटल। सर अब तक आपने लेट से 10,000 शेयर इशू कर दिए एट द रेट आपके पास 10, तो सर आपके पास ये क्या हो जाएगा सर, ये पेड अप शेयर कैपिटल हो जाएगा, ये आपने शेयर इशू कर दिए। आई होप ये बात समझ आ रही होगी। ठीक हो गई बात सर, मूव ऑन करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास फिर क्या है सर, हमारे पास है डिबेंचर्स। अब सर गौर से समझिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आ गए। सर डिबेंचर होता क्या है? सर डिबेंचर आर अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर अ लिमिटेड कंपनी। सर ये लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं सर, आप एक पेपर पे लिख कर देते हैं कि यार मैं इतने लोगों से इतने पैसे पैसे ले रहा हूँ। ठीक है, लेट से मैंने एक बंदे से लिए 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज एट द रेट 10% पर एनम, रेट हम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हम जनरल पब्लिक को इशू करते हैं डिबेंचर। सर ये ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए अवेलेबल है, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए अवेलेबल है। सोल ट्रेडर पार्टनरशिप कैन नॉट अवेल दिस लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, कई बार आर अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट एंड अ कंपनी मस्ट पे इट रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट हैज मेड अ प्रॉफिट और लॉस। सर ये इंटरेस्ट होगा, आपने प्रॉफिट कमाया तभी, लॉस हुआ तभी, आपको डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा। चलें, अब समझते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑर्डिनरी शेयर और डिबेंचर्स का फर्क समझते हैं। सर 7 नंबर का सवाल आ जाता है कभी कभार इस पर। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑर्डिनरी शेयर आर नोन एज इक्विटी कैपिटल, डिबेंचर आर नोन एज लोन कैपिटल। ठीक हो गई बात। अच्छा ओनरशिप क्या होती है सर, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर द पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर। सर इन्होंने आपको पैसे दिए हुए हैं, ये क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी है। ठीक हो गई बात, आगे बढ़ते हैं सर। सर फिर हमारे पास क्या है, वोटिंग राइट्स, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैव, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। चलें सर आगे बढ़ते हैं। हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे ऑर्डिनरी शेयर और डिवेंचर का डिफरेंस पढ़ रहे थे। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा ये वन नोट डिस्कनेक्ट हो गया था। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑर्डिनरी शेयर्स आर नोन एज इक्विटी कैपिटल, सर ये इक्विटी कैपिटल माने जाते हैं। सर डिबेंचर आर नोन एज लोन कैपिटल, सर डिबेंचर आपका एक लोन है। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर क्या है, इक्विटी है, डिबेंचर क्या है, लोन। ऑर्डिनरी शेयर क्या है, कैपिटल ऑफ अ कंपनी, डिबेंचर क्या है, लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी। सर ओनर्स, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ओनर ऑफ अ कंपनी होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। सर डिबेंचर होल्डर्स सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स होते हैं। वोटिंग राइट्स होती है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास, बिल्कुल सर उनके पास होती है, वो आएंगे एनुअल जनरल मीटिंग में बैठेंगे, वो वोट करेंगे। डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होती। सर रिटर्न क्या होता है, सर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास क्या होता है, द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मस्ट बी पेड वेदर द कंपनी हैज मेड अ प्रॉफिट और लॉस, दिस interest appear as an expense in the income statement. Dividend do not have to paid if the company has accumulated losses. However, the reserves make up the part of total equity can be used to pay ordinary share dividends इन द लास्ट ईयर ऑफ अ कंपनी और हैज मेड अ लॉस। सर अब यहाँ पर क्या मसला हुआ है, सर यहाँ पर पॉइंट स्विच हो गए, जरा मैं इसको सेट भी कर लेता हूँ आपके लिए। ये एक्चुअली इंटरेस्ट का पॉइंट था, गलती से यहाँ लिखा गया है। लेट मी करेक्ट इट। आगे बढ़ते हैं सर। चलें, अच्छा ये पॉइंट स्विच हो गए थे। कहते हैं डिविडेंड्स डू नॉट हैव टू बी पेड इफ द कंपनी हैज एक्यूमुलेटेड लॉसेस। कहते हैं डिविडेंड नहीं पे करना पड़ेगा अगर कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं पिछले में, मतलब आपके पास लॉस आ रहा था, आप डिविडेंड कैसे पे करेंगे, प्रॉफिट आएगा तो डिविडेंड पे करेंगे ना। However, the reserves that make up a part of total equity can be used to pay ordinary share dividends in the year that company has made losses. सर वो कह रहा है रिजर्व यानी कि जनरल रिजर्व, आप इससे पे कर सकते हैं सर डिविडेंड को। ठीक है, अगर आप पे करना चाहें, अगर कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो।
लेकिन सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मस्ट बी पेड वेदर द कंपनी हैज मेड अ प्रॉफिट और लॉस, दिस इंटरेस्ट अपीयर एज एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट। तो डिविडेंड क्या करना होगा सर, डिविडेंड नहीं पे करना होगा अगर कंपनी के पास लॉसेज होंगे, लेकिन कंपनी अपनी रिजर्व्स को यानी कि जनरल रिजर्व को यूज करके डिविडेंड पे कर सकती है अगर कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड लॉसेज आ रहे हो। हाउ एवर डिबेंचर इंटरेस्ट आपको हर हाल में पे करना होगा वेदर द कंपनी हैज मेड अ प्रॉफिट और लॉस, कंपनी के पास आइदर वे प्रॉफिट आए या लॉस आए कुछ भी आए, आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो पे करना होगा। दिस इंटरेस्ट अपीयर एज एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट एज फाइनेंस कॉस्ट। अभी पढ़ेंगे क्या होता है। सर वाइंडिंग अप, सर कंपनी जिस टाइम बंद होगी, ऑर्डनरी शेयर आर द लास्ट टू बी पेड इन द इवेंट ऑफ द कंपनी वाइंडिंग अप, लेकिन सर डिबेंचर होल्डर को सबसे पहले पे ऑफ करना पड़ेगा आपको उनका अमाउंट जो कि आपने उनसे लिया हुआ है। सर कंपनी के पास हमें पांच चीजें बनानी होती हैं, सही है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सर आपको क्या बनाना होता है, सर आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना होता है, आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना होता है, आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना होता है। सर ये तीन चीजें तो आपके सिलेबस में है। सर मजीद दो चीजें और बनती हैं जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है सर, और एक हमारे पास है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है कोई बात, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये जो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है सर, ये आपके पास आगे जाकर आएंगे, एएस और ए टू में मिला जुला के थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें से इंशाल्लाह ताला आएंगी। सर कंपनी का फॉर्मेट समझने की कोशिश करते हैं, किसके कंपनी के पीएनएल का प्रॉफिट समझते हैं सबसे पहले। एबीसी लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024, ठीक है। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमारे पास क्या आ जाएगा, जीपी आ जाएगा। ये सारी चीजें हम पढ़ कर आए हुए हैं कहाँ पर, इनकम स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडर में। फिर हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, हम इन दोनों को लेस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। फिर उसमें से हम फाइनेंस कॉस्ट लेस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हमें याद है, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होती है, परचेजेस क्या होती थी, और कैरेज इनवर्ट्स क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, रिटर्न आउटवर्ड्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री। इनमें से ऐड और लेस करके हम पहुंच जाएंगे अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, अगर कोई इश्यू है तो आप मुझे बता दीजिएगा। सर आगे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या होता है, सर एडमिनिस्ट्रेटिव हर वो एक्सपेंस जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में नहीं आता, वो हमारे पास कहाँ पर आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में। एंड आर एक्सपेंसेस दैट अ कंपनी इनकर्स व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस कॉस्ट, ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है ना फाइनेंस कॉस्ट में आ रहा है, तो सर वो कहाँ पर पार्क होगा, आकर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आकर पार्क होगा। ठीक हो गई बात। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्या होता है, सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो कि आप इनकर करते हैं सर सेल्स एंड प्रमोशन ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट। सर सेल करने में और प्रमोशन करने में कंपनी के प्रोडक्ट को जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाते हैं। सर यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल, सर आप अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट उठा रहे हैं और आप लेट से एक कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, सर ये कौन सा खर्चा है, सर ये सेल्स करने का एक्सपेंस है, तो सर ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। ठीक है सर, आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, सर ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। सर कैरेज आउटवर्ड्स, सर सेलिंग सेलिंग कॉस्ट है, सर आप अपने पास से उठा रहे हैं कस्टमर के पास डिलीवर कर रहे हैं, तो सर ये आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। और इरिकवरेबल डेट, सर यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इरिकवरेबल डेट क्यों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, क्योंकि सर मैं ये कहता हूँ अगर आप सेल्स ही नहीं करते तो आपके पास बैड डेट होता ही नहीं, सेल्स किया तो बैड डेट हुआ ना, सेल्स के होने की वजह से बैड डेट एक्सपेंस हुआ, सर देयर फोर बैड डेट एक्सपेंस भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आएगा। सर फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है, सर हर वो कॉस्ट जो कि आपके पास इंटरेस्ट होती है, सर वो आइदर वे आपका क्रेडिटर आप पर इंटरेस्ट चार्ज करे, सर आपने बैंक लोन लिया वहां से आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, डिबेंचर से इंटरेस्ट लग रहा है, सर ये सारी चीजें आपके पास आपके फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएंगी। आई होप आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। सर आगे बढ़ते हैं, सर हम फटाफट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी देखते हैं। सर लेट से आपके पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, सर आपके पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, शेयर आपने इशू किया प्रीमियम पर, तो सर ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के एरिया में भी आएगा, शेयर प्रीमियम के एरिया में भी आएगा, और सर टोटल में भी पार्क हो जाएगा। सर प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा तो वो रिटेन अर्निंग के कॉलम में पार्क होगा। सर डिविडेंड पेड होगा इंटरम तो वो लेस होगा, फाइनल डिविडेंड पेड होगा तो वो लेस होगा। सर इंटरम डिविडेंड क्या होता है, फाइनल डिविडेंड क्या होता है, सर नीचे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है तो वहां जाकर पढ़ते भी हैं। सर इंटरम डिविडेंड क्या होता है, एक मिनट दीजिएगा। हाँ, सर इंटरम डिविडेंड्स क्या होता है, आर पेड आइदर हाफ ईयरली और क्वार्टरली। सर वो डिविडेंड जो आप आइदर हाफ ईयरली पे कर रहे हैं और क्वार्टरली पे कर रहे हैं,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने से पहले, तो सर वो इंटरम डिविडेंड कहलाता है। सर वो डिविडेंड तो आप फुल सेटलमेंट में पे कर रहे हैं, बिल्कुल आखिर में आपने कहा बस यार ये अब ईयर एंड का डिविडेंड है, ये लो डिविडेंड, सर ये फाइनल डिविडेंड कहलाता है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रॉफिट वगैरह को एनालाइज करके जो डिविडेंड पे करते हैं वो आपका फाइनल डिविडेंड कहलाता है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होती है? सर ये रिकॉर्ड करती है इवेंट्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज, बढ़ना, डिक्रीज ऑफ द टोटल इक्विटी ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। सर आपके प्रॉफिट से आपकी इक्विटी बढ़ेगी, आपके इश्यूएंस ऑफ शेयर से आपकी इक्विटी बढ़ेगी, सर आपके डिविडेंड से आपकी इक्विटी कम होगी, आपके इंटायरम और फाइनल दोनों से इक्विटी कम होगी, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का इक्विटी पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सर आप इक्विटी के एक आइटम से पैसे निकाल लें दूसरे आइटम में डाल लें तो इससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। दोबारा समझते हैं सर, हमारे पास जो जो चीजें इक्विटी का पार्ट बनती हैं, सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बनता है, शेयर प्रीमियम बनता है, जनरल रिजर्व बनता है, रिटेन अर्निंग इक्विटी का पार्ट बनता है। सर इनके ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए होंगे। अगर इशुएंस ऑफ शेयर एट प्रीमियम हो रहा है तो सर अभी हम पढ़कर आए, सीख किया है, ऑर्डिनरी शेयर के कॉलम में वो अमाउंट जाएगा जो पार पे रिकॉर्ड होगा वो जाएगा, सर प्रीमियम पे अबव पार जो भी अमाउंट पे शेयर इशू किया वो जाएगा, और टोटल यहाँ पर हम लाकर पार्क कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा, वो रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। उसके बाद डिविडेंड पे होगा सर, वो रिटेन अर्निंग से लेस होगा, आइदर वे वो इंटायरम हो या फाइनल हो। और सर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आप रिटेन अर्निंग से पैसे निकालेंगे और जनरल रिजर्व के अमाउंट पर डाल देंगे, तो सर यहाँ पर इक्विटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सर यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, नोट, प्रोपोज डिविडेंड विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट। सर किसी भी स्टेटमेंट में प्रोपोज डिविडेंड नहीं आएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में प्रोपोज डिविडेंड नहीं आएगा। सर क्या मतलब हुआ? सर इसका मतलब ये हुआ जो डिविडेंड आपने कहा कि यार मैं ये इशू करूंगा, डिविडेंड दूंगा, प्रोपोज डिविडेंड है, अभी डायरेक्टर सोच रहे हैं, डायरेक्टर ने रिकमेंड कर दिया, शेयर होल्डर से अप्रूव नहीं हुआ, सर कुछ भी हुआ, सर वो प्रोपोज डिविडेंड कभी भी आपकी इनकम स्टेटमेंट, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सर एसेट्स, अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। सर एसेट का कॉलम पूरा सेम टू सेम बनेगा जैसा हम पढ़कर आए हुए हैं। नॉन करंट एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर व्हीकल वगैरह आ जाएंगी। करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, पेबल, कैश एंड बैंक, अदर रिसीवेबल आ जाएंगे। सर इक्विटी में आपके पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, सर इक्विटी में ये वाले बैलेंसेस एज यहाँ पर जो हमने बैलेंसेस रखे हुए थे, सर ये बैलेंसेस यहाँ से उठेंगे और ये बैलेंसेस नीचे आकर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग और जनरल रिजर्व के नाम से यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपने लेट से नॉन करंट लायबिलिटी जो कुछ भी आपने इशू की होगी वो आप यहाँ पर लिख देंगे, करंट लायबिलिटी लिख देंगे और आपके पास बैलेंस शीट बन जाएगी। सर कंपनी के ऊपर लायबिलिटी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है? सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें से शुरू की तीन अभी आपके कोर्स में है, बाकी के दो कोर्स में नहीं है। सर दैट्स इट फ्रॉम कंपनी अकाउंट्स। सर एक छोटा सा इलस्ट्रेशन कर लेते हैं ताकि आपको और चीजें समझ में आ जाए, जरा मुझे 1 मिनट दीजिएगा। चलें सर, अब जरा जल्दी जल्दी, ये कुछ चीजों को, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, हम इनको जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए। 4 क्वेश्चन हैं, सिर्फ जनरल एंट्री बनानी है। सर कहता है कंपनी इशूड 50,000 शेयर हैविंग पार वैल्यू रुपीज 10 एट 25। सर ये बात याद रखिएगा, सर ऑर्डिनरी शेयर हमेशा रिकॉर्ड होगा पार से, और अबव जो भी हमने पार के अबव पे किया सर वो सारा प्रीमियम में जाएगा। सर मतलब सर 10 रुपये, मैं अगर यहाँ पर लिखूँ ओ एस, सर ओ एस ऑर्डिनरी शेयर में कितने जाएंगे? 10 रुपये जाएंगे क्योंकि वो पार के हैं। और सर शेयर प्रीमियम पर कितने जाएंगे? सर शेयर प्रीमियम पर जाएंगे 15 रुपीज जो कि अबव पार है। सर मतलब क्या हुआ? सर अब यहाँ पर गौर से समझिएगा, कहता है कंपनी इशूड 50,000 शेयर हैविंग पार वैल्यू रुपीज 10। तो सर बैंक में कितने पैसे आएंगे? सर बैंक में टोटल आएंगे 50,000 इंटू 25। सर क्या मेरी बात समझ आती है? सर बैंक में तो पूरे 25 रुपीज आए ना। अब हम वो अपने लिए बाइफरगेट करेंगे, कितने हम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में लेके जाएंगे, कितने शेयर प्रीमियम में लेके जाएंगे। सर बैंक में आ गए 1,250,000। सर आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। सर अच्छा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में कितने आएंगे? सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में आएंगे 50,000 रुपीज। सही है, 5 लाख, 50,000 शेयर है। सही है सर, हर शेयर 10 रुपीज का है तो वो आपके पास 5 लाख बन जाएंगे। और सर हमारे पास शेयर प्रीमियम में कितने जाएंगे? सर अगेन, सर 50,000 का शेयर है, 15 रुपीज 10 ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में चले गए, तो बचे हुए 15 हमारे पास शेयर प्रीमियम में आ जाएंगे जो कि 750,000 होंगे। सर अब अगर आप सम अप करेंगे तो आप इनका टोटल ले लीजिएगा, दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए। अगर आप इन दोनों साइड का टोटल ले लें तो सर आपके पास ये वाली साइड हो गई प्लस
ऑर्डिनरी शेयर प्लस शेयर प्रीमियम। सर ये 1,250,000 आ जाएगा, मतलब आपने एंट्री सही बनाई है। सर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंपनी इशू 20,000 शेयर हैविंग पार वैल्यू ₹1 एट ₹20। सर कितने पैसे बैंक से आए, आप जरा जल्दी से देख लें। 20,000 शेयर इशू किए, हर शेयर ₹8 का था, 16,000 हमारे पास बैंक से आ गए। सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में कितने आएंगे, सर ₹1 का एक शेयर है, तो सर आप यहाँ पर लिखें 20,000 इंटू 20,000 का एक शेयर आ गया। सर अब आप यहाँ पर बाकी ₹7 कहाँ जाने चाहिए, सर बाकी ₹7 जाने चाहिए आपके पास शेयर प्रीमियम में। सर अगेन इन दोनों का सम करने से ये 160,000 होगा। सर इन दोनों का सम करेंगे सर, ये भी 160,000 हो जाएगा, मतलब आपने एंट्री सही बनाई है। सर अगेन यहाँ पर आ जाए। सर कंपनी इशू 20,000 शेयर हैविंग पार वैल्यू ₹10 एट ₹30। सर 20,000 शेयर इशू किए, सर 20,000, सर यहाँ पर कितने आने चाहिए, 20,000 इंटू ₹30 का एक शेयर है, तो सर ये 60,000 के ऑर्डिनरी शेयर हो गए। अच्छा सर उसके बाद फिर हमने ऑर्डिनरी शेयर कितने का इशू किया, सर 20,000 इंटू 10। सर ये 20,000 का ऑर्डिनरी शेयर हो गया और बाकी 40,000 का शेयर प्रीमियम हो जाएगा। सॉरी, 2 लाख नहीं 4 लाख होगा, 40,000 नहीं होगा, 4 लाख होगा। ठीक हो गई बात सर। अच्छा हमारे पास एक और क्वेश्चन है। कंपनी इशू 12,000 शेयर हैविंग पार वैल्यू ₹10 एट द रेट ₹50। सर बैंक से कितने पैसे आएंगे, सर 12,000 शेयर इशू किए, सर हर शेयर 50 का है, सर 6 लाख बैंक से आएंगे। सर सॉरी ये हो जाएगा 6 मिलियन, 12 नहीं होगा। 120,000 शेयर इशू किए, हर शेयर ₹50 का था, सर ये 6 मिलियन हो जाएंगे। सर इसमें ऑर्डिनरी शेयर कितने, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितने का होगा, सर 120,000 शेयर है, सर हर शेयर ₹10 का है, तो सर 112 मिलियन 1.2 मिलियन के ऑर्डिनरी शेयर होंगे। सर बाकी 4.8 मिलियन के शेयर प्रीमियम होंगे। सर चेक कर लेते हैं। 120,000 शेयर हैं, सर हर शेयर प्रीमियम ₹40 महंगा सेल किया है, सर ये 4.8 मिलियन हो जाएंगे। और सर इस तरह आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा इसके बाद हम हमारे पास इलस्ट्रेशन है, मैं इंशाल्लाह ताला उन इलस्ट्रेशन की रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपके पास कंपनी का कुछ एक बड़ा मेन क्वेश्चन है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, इनकम स्टेटमेंट भी बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी बनाएंगे, ताकि आपके पास ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए। सर आई होप मैं आपको अच्छी तरह समझा सका होऊंगा और आपका कंपनी अकाउंट्स का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।